नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे उपचुनाव पर दावे और दाव। लोकसभा चुनाव के बाद अब भाजपा के सामने विधानसभा उपचुनाव की अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से बड़ी सफलता मिली। इस चुनाव में 9 विधायक सांसद बन चुके हैं। इनमें से 3 भाजपा, 2 भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से हैं। सांसद बनते ही इन विधायकों ने विधायकी से इस्तीफा दिया। इस प्रकार 9 विधानसभा सीटें खाली होने के बाद अब आने वाले 6 महीने के अंदर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा सियासी घमासान देखने को मिलेगा। उपचुनाव में भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर होगी। चुनाव परिणाम के बाद उपचुनाव को लेकर दोनों दल ने अपनी अपनी रणनीति पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भाजपा के लिए ये उपचुनाव खोई प्रतिष्ठा वापस पाने का मौका भी है। वहीं उपचुनाव के दौरान भाजपा को अपनी गलतियां भी सुधारने का अवसर मिलेगा, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रह सके। उधर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में हासिल हुई जीत की लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी। एक जरूरी सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सपा कांग्रेस का गठबंधन उपचुनाव के लिए भी होगा। जानकारों का कहना है कि इंडिया अलायंस के बैनर तले सपा चुनाव भले ही लड़ ले, लेकिन सीट शेयरिंग की संभावना कम ही है। सपा अकेले ही उपचुनाव में जाना पसंद करेगी। भाजपा गठबंधन की 2 सीटें सहयोगी दलों को मिलेंगी, बाकी जगह सीधी टक्कर होगी। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, ये भाजपा के लिए कठिन डगर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 8.50% कम हुआ है। 2019 में जहां बीजेपी को 49.98% वोट मिले थे, इस बार बीजेपी को 41.37% वोट हासिल हुए हैं। माना जा रहा है कि बसपा का कम हुआ वोट कांग्रेस और सपा गठबंधन के पक्ष में चला गया। बीजेपी के नेता खुद मानते हैं कि विपक्ष की ओर से लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने और संविधान में बदलाव की चर्चा ने दलितों को उनके पक्ष में आने से रोक दिया। वहीं इस बार चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने सभी उपचुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है और दोनों गठबंधनों को चुनौती भी दे दी है। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी काशीराम ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू भी कर दी है। सारे बूथ और सेक्टर कमेटियों को सक्रिय कर दिया है। वहीं बीजेपी को उपचुनाव में उतरने से पहले पूरी तैयारी अभी से करनी होगी। इसका संदेश 2027 के विधानसभा चुनाव तक जाएगा। बीजेपी अब इस रणनीति पर काम करने की तैयारी में है कि वो खाली हो रही 9 सीटों में से सब ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। भाजपा ये संदेश भी देना चाहेगी कि भले ही लोकसभा चुनाव की रणनीति में कुछ कमियां रह गई हों, पर उपचुनाव में वो कोई चूक नहीं करेगी। और यही आज का मसला है जिस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो गलतियां पहले हुई उसे सुधारा जाएगा। गठबंधन उपचुनाव में भी क्या बरकरार रहेगा इंडिया अलायंस, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं रावण की एंट्री किसको परेशान करेगी, इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात है। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है कि कैसे जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं उसमें क्या रणनीति बनाकर क्या सामाजिक प्रतिनिधित्व और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़के जीता जाए। क्योंकि जनता का रुझान इस समय इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ है। प्रदेश के युवाओं ने, किसानों ने, आम आदमी, दलितों, पिछड़ों, सभी महिलाओं ने, सभी ने इस लोकसभा के चुनाव में अप्रत्याशित जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा हमें आशीर्वाद दिया है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती कि उनके अधिकारों को और सुरक्षित करने के लिए हम किस तरीके से विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व को बनाएं और इस तानाशाह सरकार को दबाएं। सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। शीघ्र ही आपके सामने पूरा परिदृश्य होगा। विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीतेगी। इन 9 सीटों में से 5 एनडीए गठबंधन के पास है, 4 इंडिया गठबंधन के पास है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा में अपनी जीत को दर्ज किया है, विधानसभा के चुनाव में भारी विजय मिलेगी और हम निश्चित हैं कि इस बार भी हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे और एनडीए गठबंधन को करारी शिकस्त देंगे। भारतीय जनता पार्टी अहरनिश काम करने वाला राजनीतिक दल है। ये कोई चुनाव में सक्रिय नहीं होता है। पार्टी की बूथ की इकाइयां लगातार कार्यक्रमों को करती है, लगातार सक्रिय रहती है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। पार्टी इस समय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही है। जहाँ जीते हैं वहाँ जीत के कारण क्या है, जहाँ पराजय हुआ है पराजय के कारण क्या है, इसकी समीक्षा भी कर रही है और आने वाले उपचुनाव की तैयारी भी कर रही है। जहाँ जहाँ भी उपचुनाव होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले, भाजपा विजय पताका लहराए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है।
तो देखिए एक बार फिर आमने सामने होंगे सपा और बीजेपी या फिर इंडिया अलायंस, ये देखने वाली बात होगी हालांकि, लेकिन लड़ाई तो होगी क्योंकि उपचुनाव होने हैं। जिन 9 सीटों को हमने खाली होते हुए देखा है लोकसभा चुनाव में, वो कैंडिडेट विधायक थे और उसके बाद उन्होंने अब अपनी सीट छोड़ दी है, वो सांसद हो गए हैं। बहरहाल मिलियन मेहमान से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे और भी इस उपचुनाव के रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, रफत फातिमा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीरज जी के पास ही चले जाएंगे। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर, आप सभी का बहुत स्वागत। नीरज जी, उपचुनाव और 9 सीटें ऐसी जिस पर उपचुनाव है और बहुत कठिन है ये डगर भी, और खासतौर पर बीजेपी के सामने चुनौती ये भी कि उन्हें वापस अपनी प्रतिष्ठा तो चाहिए ही, खासतौर पर फैजाबाद सीट जहां का अगर मैं जिक्र करूं तो मिल्कीपुर सीट, यहां पर जीत हासिल करके वो अयोध्या में जो उनकी हार हुई है, फैजाबाद में जो उनकी हार हुई है, उसका कहीं ना कहीं वो फायदा ले सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? और दूसरी जगह हम ये भी जिक्र कर रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस उपचुनाव में उतरेगा या फिर सपा ही उपचुनाव में उतरेगी इंडिया अलायंस के बैनर तले, बाकी सहयोगी दल को कांग्रेस को सीट नहीं दी जाएगी, रावण की एंट्री कैसे समझाएंगे? देखिए पारुल जी, उपचुनाव जो होते हैं तो उसका एक समय सीमा होता है कि 6 महीने के अंदर वो चुनाव आयोग को संपन्न कराने। सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि उपचुनाव हमेशा सत्ता के माने जाते हैं और चुनाव आयोग जैसे ही डेट कंफर्म करता है, अगर तुरंत कर देगा तो निश्चित रूप से अभी जो लहर है उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा। सबसे बड़ी चीज जो समाजवादी पार्टी के लिए है कि वो पीडीए फार्मूला उनको अभी जल्दी से लागू करना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है, तो उनको नेता विरोधी दल यहाँ पहले तो विधानसभा में चाहिए और नेता प्रतिपक्ष उनको विधान परिषद में भी चाहिए। वो डिसाइड करेंगे कि समाजवादी पार्टी की रणनीति किस तरफ मोड़ के ले जा रही है। दूसरा सवाल आपका था कि इंडिया गठबंधन रहेगा कि नहीं। अभी जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में 100% इंडिया गठबंधन रहेगा और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को भी सीटें मिलेंगी, ये भी तय हो गया है। अभी मैं आगे डिबेट में आपको बता दूंगा कि सीटें कौन कौन सी कांग्रेस नहीं जानी चाहिए और यह मिल रही है। तीसरी बड़ी बात, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत करती हूँ। रफत जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अशोक जी आपका भी स्वागत। रफत जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, पल्लवी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। पल्लवी जी, आपके सामने चुनौती इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा दाव पर है और पुरानी प्रतिष्ठा को भी वापस लेकर आना है, और ऐसे में जैसे कि नीरज जी बता रहे हैं कि सपा भी चाहती है जो लय बरकरार रखे वो अपनी जीत की, और दूसरी तरफ आपके सामने चुनौती ये भी कि आपका वोट परसेंट घट गया है। मैडम जी बिल्कुल, आपने जैसे देखा हमारी कुछ सीटें घट गई हैं, हमारी 30 सीटों का अंतर आया है बहुमत में, तो बिल्कुल हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और जो भी त्रुटियां रह गई, जो भी कमियां रह गई, उन खामियों को, उन गैप को फिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं और सभी से संवाद करना, उस जो भी हमारा सीट कम रह गई उसका आकलन करना, उस पर हम लोग पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। और आप इसके परिणाम और उसका देखेंगे, आप जो असर देखेंगे अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल अभी 6 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है, तो देखिए जैसे ही 10 सीटों पे होने वाले हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं हम। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन कार्य करने में विश्वास रखती है, तो हम बिल्कुल निकल चुके हैं मैदान में और देख रहे हैं, सारी चीजों का आकलन कर रहे हैं कि क्या वजह रह गई जिसकी वजह से हमारी सीटें कुछ कम आई, और उन चीजों को ठीक करके हम दोबारा से वापस फुल स्विंग में वापस लौट रहे हैं। क्या माना जाए जिस राह पर आप लोग अब तक चलते रहे हैं, क्योंकि आपके सामने सपा ने पीडीए का फॉर्मूला रखा और आपके सामने चुनौती पेश कर दी, एक तरफ रावण की भी एंट्री हो जाती है, कहा गया कि जो दलित वोटर्स हैं वो सीधे तौर पर आपके पास नहीं गए, वो गए सपा और कांग्रेस के पास जो वोट बैंक पड़ा है, और ऐसे में अगर वो पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगड़े भी शामिल कर लीजिए, उसमें और भी चीजों जो अखिलेश जी ने कही थी चुनावी समय पे, वहां उस फॉर्मूले की काट के तौर पर भी आपको लेकर आना होगा, आपको लगता है, क्योंकि आपके पुराने फॉर्मूले चले नहीं बहुत ज्यादा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो सर्व धर्म सर्व जाति सब में विकास करती है, सबके विकास की बातें करती है, तो ऐसा हमारा कोई फॉर्मूला नहीं, हमारे लिए सभी जनता समान है और हम सभी को साथ में लेके आगे चलने की बात करते हैं। तो सभी जो भी मैंने बोला ना कि कुछ कमियां रह गई, या फिर जैसे अभी कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने काफी फैलाया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हम संविधान को समाप्त कर देंगे, इस प्रकार का दुष्प्रचार भी किया है, तो वो सारी चीजों का आकलन कर रहे हैं और उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं और सारी चीजें सही हो जाएंगी बिल्कुल। और
क्योंकि जनता से हमने संवाद करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आपने भी देखा कि किस तरीके से दुष्प्रचार किया गया। और कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो पूरे देश में 4 जून भी नहीं हुए थे, 4 जून को ही 8500 रुपए के लिए सब जगह पूरे महिलाओं ने लाइन लगा दी। यहाँ और यूपी इनफैक्ट में बिहार आपको में भारी आरक्षण संविधान का मुद्दा पड़ा, जिससे दलित वोटर जी। आपसे छिटका, और इसलिए मैंने कहा बिल्कुल। कि क्या कोई रणनीति में बदलाव होगा? क्या जनता के बीच आप रणनीति ये सिर्फ समझाने जाएंगे कि अब क्या हो बिल्कुल रहा है? बिल्कुल रणनीति यही है कि जनता जो है पूरे भी हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश की जनता, इनफैक्ट देश की जनता जहां भी सीटों पे असर पड़ा है वहां जाके उनको समझाना, एक एक अशोक व्यक्ति से जी। मिलने की हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हमें समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है, आरक्षण हम क्यों समाप्त कर देंगे। आरक्षण जैसा यूपी चला आ रहा है उपचुनाव में, संविधान ठीक है, के लौट रही हूँ मैडम। हिसाब से। अशोक जी, यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन टूटेगा या बचेगा, ये लाइंस कई सारे पोर्टल्स ने दे दी हैं। जी पारुल जी, देखिए 2024 का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहा है। इस चुनाव में जनता ने हमें उत्तर प्रदेश में सर आंखों बैठाया और इससे जो है हमारी राष्ट्रीय छवि बनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज देश में मांग है और देश उनकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। राष्ट्रीय छवि उभर के सामने आई है। सच्चाई ये है कि हम चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और अन्य प्रदेशों में भी लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे, हरियाणा में लड़ेंगे, महाराष्ट्र में लड़ेंगे और प्रेम पूर्वक तरीके से कांग्रेस हमें सीटें देगी और हम कांग्रेस को सीटें देंगे। उत्तर प्रदेश में हालांकि हम अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं लड़ने जा रहे हैं, गठबंधन धर्म निभाएंगे और गठबंधन धर्म निभाते हुए गठबंधन के साथ लड़ेंगे, महाराष्ट्र में लड़ेंगे, हरियाणा में लड़ेंगे और भी प्रदेशों में जहां चुनाव होगा वहां लड़ेंगे। वहां कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे और इसी तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के साथ लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में जनता से हम कनेक्ट हैं और जनता हमसे कनेक्ट है। जनता के पास हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं, हम संपर्क में हैं और ये संपर्क हमारा लगातार बना रहेगा और 2027 का चुनाव भी हम जीतने जा रहे हैं। जी, यानी पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें से 17 सीटें आपने कांग्रेस को दी, इस बार 9 सीटों में से कितनी सीटें आप लोग कांग्रेस को देने वाले उपचुनाव लड़ने के लिए, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि आप लोग साथ नहीं आ रहे? देखिए इस पर कोई भी बात नहीं हुई, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेगा तभी फैसला होगा। हमने कहा कि अन्य प्रदेशों में भी लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, उसके हिसाब से सहमति बनेगी कि हमें कितनी सीटें कहाँ मिल रही हैं और हम कितनी सीटें किसको कहाँ दे रहे हैं। जी, बेहतरीन। रफत जी, ये जगह आपको भी दी जा रही है उपचुनाव में, अच्छी बात है। और हालांकि अशोक जी कह रहे हैं, लेकिन वो नंबर नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि अथॉरिटी ऊपर से हमें दी नहीं गई है कि वो नंबर्स बता पाए या जिक्र हुआ हो उसका। लेकिन अब सवाल ये भी है, क्योंकि ये तो स्थिति स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में आपकी सीटें सपा के से जुड़ने की वजह से बढ़ी। ये सपा का भी कहना है कि उनका वोट परसेंट आपकी तरफ ट्रांसफर हुआ है, 1 से 6 पर आ गए, 7 पर आ गए। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जब आप आएंगे तो चलेगी सपा की ही, यहाँ पर भी बड़े भाई का कर्तव्य उन्हें ही निभाना पड़ेगा। देखिए पारुल जी, फिलहाल ये जो लोकसभा का चुनाव बहुत ही देखा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था और जनता ने हम पर भरोसा करा, इंडिया अलायंस पर भरोसा करा। जिस तरीके से भरोसा करा, तब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और वो इंडिया अलायंस ने लगातार निभाई। अपने जो निजी हित होते हैं, जिस तरीके से पर्सनल जो सबके अपने अपने हित होते हैं, उसको सबको किनारे रखकर देश, संविधान और लोकतंत्र की बात करी गई। इस चुनाव में महत्वपूर्ण ये रहा कि जनता के मुद्दों पे सब टिके रहे और सबने अपने निजी हित को किनारे रख दिया। अभी उपचुनाव आ रहे हैं, जिस तरीके से उपचुनाव आ रहे हैं उसमें भी यही सेम चीज रूल्स अप्लाई होंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से तय करेगा इस पे किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है। अब जहां तक दुष्प्रचार की अभी पल्लवी जी बातें कर रही थी कि दुष्प्रचार फैलाया गया, दुष्प्रचार तो एग्जिट पोल में फैलाया गया। जिस तरीके से दुष्प्रचार बीजेपी द्वारा फैलाया गया, वो तो एग्जिट पोल में ही फैला दिया गया था कि मोदी इतिहास रचने वाले। तो मोदी जी की क्या हालत हुई है सबने देखी, पूरे देश ने देखी। और बीजेपी के निजाम से जिस तरीके से जनता त्रस्त हो चुकी है वो भी सब देख रहे हैं। रोजगार के नाम पे ठगा गया, महिला सुरक्षा के नाम पे ठगा गया, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है। अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे मोदी जी, आके प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे कि दूध में वो कर दिया गया, उसमें दाम बढ़ा दिए गए।
रोज खाने वाले आटे पे जो है महंगाई पर डिबेट दाम होती बढ़ा तो मैं दिए गए। इसको और आगे लिए जाती। मैडम, नहीं। सवाल ये है कि आजाद चंद्रशेखर जिन्होंने एंट्री कर दी, एक सीट पर गए बगैर किसी सपोर्ट के जीत हासिल कर दी, और ये भी इस रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि हम 9 की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार जताएंगे, जिसके लिए उन्होंने ब्लॉक लेवल पर तैयारी शुरू कर दी है। तो वो वोट बैंक छिटकेगा आपका, ये मानकर चलिए। तो आपकी रणनीति में डी फैक्टर के लिए कुछ और भी होना चाहिए। सिर्फ आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर अगर जाएंगे तो बीजेपी उसके लिए भी रणनीति बना रही है। पारुल जी, जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए वो एक मुद्दा नहीं है। हर मुद्दे पे इंडिया अलायंस कंधा से कंधा मिला के जनता के साथ खड़ी है, और कौन क्या कह रहा है सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी और लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। लॉजिकली बात कर रही थी आप, मुझे फिर घुमा कर जवाब दे रही हैं। नहीं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो किस तरीके से क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं। हम अपनी स्ट्रेटेजी में बात करेंगे यहाँ पर कि कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी है, उसकी एक स्ट्रेटेजी और जनता के साथ जुड़ी हुई है और जनता के मुद्दों पर बात करिए। पूरा इंडिया गठबंधन लगातार जिस तरीके से आपको दिख रहा है, वो पूरा अलायंस हम मिलकर लड़ रहे हैं, और अभी तक हमारा गठबंधन है। ऐसा नहीं कि हम जो है मेरा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो आपके सामने होगा। यही सवाल पल्लवी जी आपके सामने भी कि अभी आजाद चंद्रशेखर की पार्टी एंट्री कर रही है और इन 9 सीटों पर वो उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतार रही है। एक तरफ जो वोट बैंक है वो चला गया है सपा के पास, दलित वोट बैंक, या आप लोग के जो नेता है वो भी मान रहे हैं कि आरक्षण और संविधान के फैक्टर पर आपसे छिटका है वोटर। तो आपके पास भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दलित वोटर्स अगर बीएसपी से टूटा है तो वो आपके पास नहीं आया और अब आ जाए, इसके लिए आपको भी प्रयास करने होंगे। आपके पास क्या कुछ नई संजीवनी है उसके लिए? पल्लवी जी की आवाज दीजिए। हेलो जी, कहिए पल्लवी जी। जी 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 देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि हम, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने कोई अलग जातीय समीकरण बिठा के नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों की बात करती है, सभी जातियों की बात करती है। तो हम सभी से संवाद कर रहे हैं, सबसे बात करेंगे कि हमारे जो भी हमारी नीतियां हैं, जो भी हमारे सुविधाएं आप एक ही माला जप रही हैं पल्लवी जी। मुझे समझना है कि आगे आने ये चीज तो आप लोकसभा विधानसभा हर समय बोलते आए हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वो सब चला नहीं ना। इसीलिए तो पूछ रही हूँ, क्या बदलेंगे या फिर उसी एजेंडे पर जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जो भी चीजें हुई, जो भी गलतियां हुई, जो भी त्रुटियां हुई, उनको हम उनपे आकलन कर रहे हैं और उनपे काम कर रहे हैं। जनता से जाकर वही तो मैं आपसे समझ रही हूँ। या तो अभी कोई आपकी पार्टी में कोई प्लानिंग चल नहीं रही? मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारी जनता ने हमें ऐसा बताया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, इस तरह की बातें भी हमें सुनने में आई। तो उसके लिए क्या प्लान है आपकी पार्टी के पास? उसके लिए कोई तैयारी चल रही है पार्टी के अंदर? कैसे समझाएंगे जनता को? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सभी के पास जाके हमें यही बताना है कि ये गलत बातें हैं, ये दुष्प्रचार है, ना हम संविधान बदलेंगे। और माननीय मोदी जी ने एक सभा में पूरे खड़े होकर भी कहा था ये चीज कि जो संविधान है उसको कोई नहीं बदल सकता। क्या करेंगे? फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा, हर जगह जो भी विधानसभा है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला चलेगा? हर विधानसभा में हमें जाके ये चीज बतानी है। नीरज जी, वापस आपके पास आ रही हूँ। एक ही बात आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक ही बात रिपीट करूंगी बार-बार, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका सही नहीं है। इसीलिए मैंने इसलिए पूछा, शायद आपकी पार्टी में फिर कुछ नया नहीं चल रहा है, आपको वही पुराना बताना पड़ रहा है। नीरज जी, सवाल वही आकर खड़ा होता है कि 9 सीटें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है 2027 के लिए। अगर संदेश देना है नीरज जी, अगर 27 के लिए संदेश देना, और दोनों ही पार्टियों को कमर कस के 9 सीटों पर उपचुनाव पर कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इस कड़ी मेहनत के साथ साथ अगर आजाद चंद्रशेखर की एंट्री हो जाती है और वो भी कहते हैं कि हम भी 9 सीटों पर लड़ेंगे, तो कितना खेल बिगाड़ पाएंगे? क्योंकि एक सीट पर बिन सपोर्ट के वो जीत गए। देखिए पारुल जी, एक सीट पर वो लोकसभा जीत गए, ये अलग बात है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां दूसरी थी। दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि इस बार विधानसभा के उपचुनाव में बसपा भी एंट्री कर रही है। मायावती जी का भी बयान आ गया है कि वो भी उपचुनाव लड़ेंगी। अब इंडिया गठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो बसपा का मूल वोट उन्हें मिला था लोकसभा में, वो उसको कब तक बचाए रख पाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है, चूंकि कांग्रेस के, हो सकता है कि नेताजी को ना पता हो, हमारी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है उसमें गाजियाबाद, मीरापुर और खैर 3 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें से 2 कांग्रेस को मिलेगी, कोई भी मिल जाए। समाजवादी पार्टी ये जल्दी डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज नेता विरोधी दल अखिलेश यादव किसको बनाते हैं, पीडीए के फार्मूले पे रहता है, तो निश्चित रूप से उससे बहुत सारे फायदे समाजवादी पार्टी को मिलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन है, जैसा कह रही थी, तो वो सेम वही स्थिति भाजपा के लिए होगी जैसे पुराना तला हुआ समोसा दोबारा से सेक रहे हो आप,
तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारी मुश्किलें हैं। चुनाव का समय कितना मिलता है, अगर समय मिल जाता है तो निश्चित रूप से सरकार जनता को समझाने का प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी का वही पुराना फॉर्मूला उपचुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में फिट हो जाएगा, जनता उसे स्वीकार करेगी? क्योंकि आप ही जब चर्चा करते हैं तब कहते हैं कि लोकसभा विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, तो जनता के जहन में ये बातें फिट होंगी दोबारा से? नहीं, इसीलिए मैंने शुरुआत जो बात की थी पारुल जी, उसमें स्पष्ट साफ से कहा कि चुनाव जो है, उपचुनाव जो होते हैं वो सत्ता के होते हैं, लेकिन अगर ये लोग अपनी बात को जनता को समझाने में कामयाब होते तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें मिल सकती हैं। जो हम लोगों का भी आकलन लगाया जा रहा है, उस हिसाब से आधी सीटें लगभग इंडिया गठबंधन जीत सकता है, अगर उन्होंने पीडीए वाले फॉर्मूले को जिस तरह इन्होंने लोकसभा में लागू किया था और मायावती के वोट जो मिले, बसपा का मूल वोट है, उसको अगर ये बांधे रहे और अपनी तरफ मोड़े रहे तो निश्चित रूप से इसमें इंडिया गठबंधन को सफलता मिल सकती है। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां क्या होती है, क्योंकि समय कितना मिलता है, अगर 6 महीने बाद 5 महीने बाद चुनाव होता है तो निश्चित रूप से इस पे भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से लोगों को समझाएगी। सत्ता है तो सरकार से कैंडिडेट अब शिफ्ट हो गए हैं विधानसभा से लोकसभा में। कैंडिडेट को अगर चेहरे को मैं लेकर बात करूं तो आपको लगता है कि सपा के सामने वो बड़े चेहरे हैं जो पिछली बार उन्होंने उतारे थे? नहीं, चेहरा नहीं इस समय, चूंकि दिक्कत ये नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के साथ थोड़ी सी गलती इस लोकसभा चुनाव में जो मुझे लगा कि ये हुई कि उनको जीतनी थी सीटें और, लेकिन वो चूंकि थोड़े से 2 या तीसरे राउंड तक वो समझ नहीं पाए जनता उनको देना क्या चाहती है, इसलिए वो सीटों पे रह गए, इतनी कम नहीं तो वो 50 के प्लस जाते। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पाई कि जनता हमें क्या संदेश देना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक लगातार, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 10 साल तक लगातार अपने मन की बात तो कहती रही, लेकिन जनता के मन की बात को नहीं समझ पाई। वापस अशोक जी के पास जा रही हूं। अशोक जी, अगर जो नीरज जी भी कह रहे हैं कि अगर चेहरों को लेकर बात करें तो क्योंकि वो बड़े बिग फेसेस आपकी लोकसभा में शिफ्ट हो चुके हैं, विधानसभा के लिए आपको दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी और एक सीट पर जाकर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। पीडीए फॉर्मूले को लेकर ही अगर आप आगे जा रहे हैं, और तो सर तो ये बता रहे हैं कि 2 से 3 सीटें आप लोग कांग्रेस को भी देने जा रहे हैं, तो कांग्रेस की सीट पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि कांग्रेस के कौन सीटें दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बताना चाहता हूं, नीरज मेहरा जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कनेक्ट जो है जनता से टूट गया था। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अहंकार की वजह से जनता की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं कर रही थी, जनता पर अपनी बातें खाली थोप रही थी। महंगाई अगर कहती थी कि नहीं है तो महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है तो नहीं है, इन्हीं बातों से जब भाजपा बुरी तरह से हारी है। सच्चाई यह है कि एरोगेंस चलता नहीं है, और उत्तर प्रदेश में तो कतई नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश दिशा दिखाता है पूरे देश को, और उसने पूरे देश को दिशा दिखा दिया। उसी ने उत्तर प्रदेश नहीं रोका है भाजपा को पूर्ण बहुमत में आने में उत्तर प्रदेश नहीं रोका है। सच्चाई ये है, और हमारे साथ खड़ा है उत्तर प्रदेश, और आने वाले समय में हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। हाँ। ये हमारा विश्वास है, जनता का प्रेम हमारे साथ है, रफत जी, और इससे विश्वास है। ठीक है, राहुल गांधी जी का यूपी में ही रुकना, वायनाड को छोड़ना, ये भी बताता है कि यूपी में वापस आप अपनी पैठ मजबूत करना चाहते हैं, और अगर इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में रहते हैं तो आप मजबूत तो होंगे ही, लेकिन उन्हीं लिमिटेड सीटों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर इसी के साथ 2027 में जाते हैं तो जितनी विधानसभा की सीटें हैं उनमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पिछली बार आपने सेक्रीफाइस किया, 17 पर मान गए, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में भी आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखिए, अभी पारुल जी वो काफी लंबा टाइम है 2027 का, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी ही बनेगी, और उसपे भी हमारे क्या 2-3 लोग मिलके कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहते हैं उपचुनाव स्टेप बाय स्टेप के साथ। बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, हमारी कमेटी होती है, हमारा जो पूरा इंडिया अलायंस बना था तब भी हमारी कई बार मीटिंग्स हुई थी, आपस में बातचीत होती है, ऐसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन जाती। कांग्रेस की वापसी, इसका सपना तो देख रहे होंगे ना राहुल गांधी? सपना क्या होता है, जनता मन बना चुकी है हमारे साथ, उसने जुड़ने का मन बना लिया है, और जनता के प्रति इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस अकेला चलो नहीं, पारुल जी, इंडिया अलायंस के साथ जनता ने मन बना लिया था, तभी जो उसने अपने मुद्दों पर, अपने राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से स्टार्टिंग हुई है, तो फिर जनता ने अकेले राहुल गांधी को नहीं स्वीकारा, आप ये कहना चाह रही? नहीं, पूरी देश ने जिस तरीके से, देश की जनता ने पूरा इंडिया अलायंस को, और राहुल गांधी जी ने शुरू से कहा है, उन्हीं ने अपने हित को किनारे रख के उन्हीं ने कहा हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हीं ने कभी सत्ता की लालच नहीं करी है। जिस तरीके से राहुल गांधी को मजबूत करना, जिस तरीके से राहुल गांधी जी मानना नहीं, हर चीज को उन्हीं ने किनारे रख के अपनी जो है, हमने बार बार ये बात कही कि देश हित के लिए ये चुनाव देश हित के लिए था, संविधान लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी,
और इसमें पूरी तरीके राहुल जी ने उसमें बहुत सारी चीजों एक को कमेंट पल्लवी जी से ले निजी लेते हैं, हद- उसके बाद मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। पल्लवी जी क्या कहना चाहेंगी? बहुत कठिन है डगरपन घटकी। देखिए कठिन, ये बिल्कुल हम कहेंगे 30 सीटें हमारे कम आई हैं, पर मैं एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहूंगी, जनता ने जनादेश अभी भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार को दिया है। पिछले 3 बार से एनडीए परिवार अपनी तीसरी बार उसने सरकार बनाई है। तो और भारतीय जनता पार्टी इसमें भी विश्वास रखती है कि यदि हम हारते हैं तब भी आकलन करते हैं, जीतते हैं उस चीज का भी आकलन करते हैं, समीक्षा करते हैं। तो ठीक है, हमारी सीटें कम आई हैं और आप देखोगे उपचुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। मैनपुरी की करहल क्योंकि अखिलेश जी की सीट है, वहां पर भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मलकीपुर सीट, अंबेडकर नगर, कोंदर की, ये जो आपकी सीटें नहीं हैं, यहाँ के लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी सीट तो बचानी है और प्रतिष्ठा दोबारा वापस पानी है, तो यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन है। हर चुनाव में कड़ी मेहनत ही करती है, कड़ी मेहनत ही करती है, ऐसा नहीं। अभी अहम की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में था, बातें कर रहा था। आपने देखा था इलेक्शन शुरू होने से पहले भी जाके जनता से संवाद कर रहा था। हाँ, कमियां रह गई, कुछ कमियां हो गई, उस गैप को, जो गैप रह गया है जनता के बीच में, जो कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन गया है, वो कह रहे हैं जनता के मन की बात नहीं समझ पाई। और जो सीटें कम हुई है वो वापस बाउंस बैक होकर आएंगी। सिर्फ सीटें कम हुई है, तीसरी बार भी सरकार एनडीए की ही बनी है, ये चीज मैं बार बार याद दिलाना उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो चाहें वो आपको मिले, लेकिन जनता के हाथ में है कि वो आप लोगों की ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है नहीं। उपचुनाव में किसके मंसूबे पूरे होंगे, जो आप चाहते हैं वो पूरा होगा या नहीं होगा, खैर समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर, जिनमें से आप देखें तो 4 सीटें हैं सपा के पास, बाकी 5 सीटें जिनमें से 3 बीजेपी के पास है, 2 उनके बाकी घटक दलों के पास हैं। पूरी कड़ी मेहनत के साथ जुटेंगे ये दल, क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पर है। लय बरकरार रखनी है सपा को अपनी, कि जीत बरकरार रखी जा सके। जो लोकसभा में प्रदर्शन किया, जनता के बीच जाकर दोबारा से विधानसभा उपचुनाव में भी वो परफॉर्मेंस करके दिखाएं, ताकि देश के पास दोबारा संदेश जाए। वहीं बीजेपी चाहेगी कि अपनी प्रतिष्ठा जो उन्होंने खो दी है इस लोकसभा चुनाव में, उसे वापस पाया जाए। और खासतौर पर मिल्कीपुर सीट जो कि अयोध्या की सीट है, वहां पर और बेहतरीन प्रदर्शन करे, फैजाबाद में बेहतरीन प्रदर्शन करें, ताकि जो अयोध्या में हार हुई है, फैजाबाद में हार हुई है, उसका बदला वो ले सकें। देखना दिलचस्प होगा आगे किसकी रणनीति कैसे काम करती है, क्योंकि हो चुकी है बीएसपी आजाद की भी एंट्री, और दूसरी तरफ है कई सारे मुद्दे। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।